पाठ 9। विचित्र योद्धा। एक गांव में दीन भगत नामक बुनकर रहा करता था। उसका दामाद था मदन भगत। वह बहुत ही आलसी था। सारे दिन घर पर पड़े पड़े खाट तोड़ा करता और घर के लोगों की डांट सहता रहता। एक दिन मदन के शरीर पर 5 मक्खियां बैठी बैठी उसे काट रही थी। 1-2 मक्खियां तो वैसे ही उसे काटती रहती थी, लेकिन जब 5 मक्खियों ने एक साथ का आक्रमण किया तो उसकी हथेली उठ गई और हथेली का निशान ऐसा बैठा कि 5 मक्खियां एक साथ मर गईं। मदन भगत प्रसन्नता से उछल पड़ा। वह जोर जोर से कहने लगा, एक साथ मारे 5। यह बात सुनते ही पड़ोसियों में हलचल मच गई कि दीन भगत के दामाद ने आज एक साथ 5 मारे। सारे गांव में समाचार फैल गया कि दीना के दामाद ने एक साथ 5 मारे। यह बात इतनी फैली कि राजा के कानों तक जा पहुंची। राजा ने सोचा कि अगर ऐसा व्यक्ति उसकी सेना में आ जाए तो सेना बहुत शक्तिशाली हो जाए। उन्होंने कोतवाल को आदेश दिया और कोतवाल ने सिपाही को आदेश दिया। सिपाही मदन भगत के पास पहुंचा और उसे राज दरबार में चलने के लिए कहा। राज दरबार का नाम सुनते ही मदन भगत के प्राण कांप गए। वह चिंता में पड़ गया कि मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया है जिससे राजा का हुक्म आया है। उसने अपनी पत्नी से कहा कि कुछ ले देकर सिपाही को विदा कर दे ताकि राज दरबार में जाना न पड़े। पत्नी जानती थी कि यह पैदाइशी आलसी है, घर में पड़े पड़े मक्खियां ही मारते रहेंगे। यदि राजा के बुलाने पर यह राज दरबार जाते हैं तो निश्चित ही हमारा लाभ होगा। पत्नी ने कहा, राजा ने बुलाया है तो जाइए। प्रसन्न होकर पता नहीं राजा क्या दे दे और हमारी गृहस्थी का रूप ही बदल जाए। आखिर घर में पड़े पड़े करते क्या हैं? अब तो मदन भगत के पास कोई चारा नहीं था। यदि दरबार में नहीं जाता तो जन्म भर पत्नी परेशान करेगी और राजा के बुलावे पर नहीं जाता तो पता नहीं राजा क्या कर डाले। यह सब सोचकर वह भारी मन से राज दरबार में जाने के लिए तैयार हुआ। मदन भगत राजा के सिपाही संग राजा के दरबार में पहुंचा। राजा का दरबार उसने पहली बार देखा था, इसलिए वह बहुत हड़बड़ाया हुआ था और भौचक्का होकर इधर उधर देख रहा था। उसकी घिघी बंधी जा रही थी और गला सूख रहा था। तभी राजा ने कहा, आओ वीर, हमने तुम्हारी वीरता के किस्से सुने हैं। हमें अपनी सेना के लिए ऐसे ही लोगों की जरूरत है। मदन भगत को राज दरबार में आदर सहित एक कुर्सी पर बैठाया गया। उसके मन में अब लड्डू फूटने लगे। वह मन ही मन सोचने लगा, अच्छा हुआ मैंने पत्नी की बात मान ली। राजा ने प्रधान सेनापति को बुलाया और मदन भगत की प्रशंसा करते हुए आदेश दिया कि मदन भगत को सेना में एक अच्छे पद पर नियुक्ति दी जाए। प्रधान सेनापति के राजा का आदेश मानते हुए उसे सेना में एक ऊंचे पद पर नियुक्त कर दिया और उसका नाम जंग बहादुर दिया गया। नौकरी पाकर मदन भगत बहुत प्रसन्न था। वह छुट्टी लेकर जब गांव वापस पहुंचा तो गांव के लोगों ने उसका खूब स्वागत सत्कार किया। घर आके जब उसने अपनी पत्नी को बताया कि राज दरबार में उसका खूब स्वागत सत्कार हुआ और राजा ने उसे सेना में ऊंचे पद पर नियुक्त किया है, तो गांव घर में मदन भगत की इज्जत बढ़ गई। पत्नी हर पल उसकी सुख सुविधा का ध्यान रखने लगी और बड़े मजे से उसके दिन कटने लगे। एक दिन राजा का संदेश आया कि दूसरे राज्य का राजा आक्रमण कर रहा है, इसलिए जंग बहादुर जल्दी से जल्दी मोर्चे पर लौटे। अब मदन भगत को मौत सामने नजर आने लगी। उसके हाथ पांव फूल गए। वह सोचने लगा कि युद्ध में निश्चित ही वह मारा जाएगा। मदन भगत ने पत्नी से कहीं भाग चलने को कहा। पत्नी भी भयभीत थी, सो उसने भी यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। पत्नी ने सोचा कि कब कहीं ठौर ठिकाना लगे पता नहीं, इसलिए कुछ खाने पीने का सामान तैयार कर लिया जाए। रुपया पैसा तो हाथ में आ ही गया था। उसने चूल्हे पर खीर चढ़ा दी। खीर में एक छिपकली आकर गिर गई, जिसका पता पति पत्नी को नहीं था। इसी खीर को लेकर पति पत्नी अपने बच्चों के साथ रातों रात अपने गांव से भाग निकले। अब भी सवेरा होने में देर थी। अंधेरा छटा नहीं था और लोगों की आवाजाही शुरू नहीं हुई थी।
तभी एक झाड़ी के पास मदन भगत को कुछ लोगों की बातचीत सुनाई दी। उसने इशारे से अपनी पत्नी को रोका और कान लगाकर सुनने लगा। झाड़ी में छिपे हुए लोग डाकू थे। वे आपस में डाका डालने की योजना बना रहे थे। मदन भगत ने बहुत सावधानी पूर्वक पत्नी को चलने के लिए कहा, किंतु खटका ही हो गया। डाकुओं के सरदार ने जोर से आवाज दी, कौन है? मदन भगत ने घिघियाते हुए कहा, हाँ मैं हुजूर, मदन भगत। डाकुओं के सरदार ने कहा, खड़ा रहे, मदन भगत को काटो तो खून नहीं। डाकुओं ने आकर उसे जोर से एक चाटा मारा। वह धरती पर गिर पड़ा। चोरों ने उसकी पत्नी से पूछा, तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, हुजूर खीर है। खीर का नाम सुनते ही डाकुओं के मुंह में लार टपकने लगी। उन्होंने लपककर खीर से भरा बर्तन छीना और गप्पा-गप खाने लगे। खाते खाते जब खीर खत्म हो गई और सब डकार लेने लगे, तभी एक विचित्र घटना घटी। पूरे 30 डाकू धरती पर गिर पड़े और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। जब राजा को पता चला कि जंग बहादुर सेना में लौट कर नहीं आया, तो उसे लेने के लिए दूसरा सिपाही भेजा गया। दूसरे सिपाही ने देखा कि गांव में मदन भगत के घर पे ताला पड़ा है। गांव वालों ने बताया कि मदन भगत रातों रात कहीं भाग गया है। सिपाही ने लौटकर राजा को संपूर्ण स्थिति बता दी। राजा ने क्रोधित होकर अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जैसे भी हो जंग बहादुर को ढूंढ कर लाया जाए। अब क्या था, जंग बहादुर को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में सिपाही भेज दिए गए। एक सिपाही को खेत की मेड़ पर मदन भगत मिल गया। सिपाही ने कहा, कहाँ छिपे घूम रहे हो? तुम अभी इसी वक्त राजा के पास चलो। मदन भगत ने अकड़कर कहा, मैं तो राजा के पास ही आ रहा था, किंतु ये डाकू खजाना लूटने की योजना बना रहे थे। मैंने पहले इनसे निपटना ही उचित समझा। देखो, मैंने इन्हें मार डाला है। अपनी मूंछ ऐंठता हुआ मदन भगत सिपाही के साथ राज दरबार में पहुंचा। उसने राजा को अपनी वीरता के किस्से सुनाए, तो राजा ने उसका नाम तीसमार खां रख दिया। इस समय तक आक्रमण का खतरा टल गया था। राजा ने मदन भगत को बहुत सी धन दौलत देकर विदा किया और कहा कि जब कभी लड़ाई होगी तब उसे बुलाया जाएगा। गांव लौटकर मदन भगत मजे में रहने लगा। अपनी वीरता के किस्से वह गांव भर में बड़ा चढ़ाकर सुनाने लगा। गांव के लोग भी उससे डरने लगे। लेकिन मदन भगत के मन में एक भय जरूर बना रहता था कि पता नहीं कब लड़ाई छिड़ जाए और राजा का बुलावा आ जाए। इसी भय से वह दुबला होता जा रहा था। एक दिन उसने फैसला किया कि राजा का बुलावा आने से पहले ही गांव छोड़कर भाग लिया जाए। उसने अपनी पत्नी से सलाह की और दोनों ने भागने की योजना बना ली। पानी बरस रहा था। कीचड़ में चलना बहुत मुश्किल था, इसलिए मदन भगत रात के अंधेरे में एक गधा पकड़कर ले आए। पत्नी ने कलेवा तैयार कर ही लिया था। चलने के मुहूर्त में पत्नी और बच्चे के साथ वह चलने को तैयार हुआ और गधे को खोलने कमरे में कोने में पहुंचा। वह यह देखकर दंग रह गया कि गधे की जगह शेर बंधा हुआ था। रात के अंधेरे में वह शेर को पकड़ लाया था। रात में शेर का पेट भरा था तो आराम से आ भी गया था, लेकिन अब उसे भूख लगी थी। उसने आदमी को अपने पास देखा तो दहाड़ना शुरू कर दिया। शेर की दहाड़ सुनकर गांव के लोग इकट्ठे हो गए और हल्ला हो गया कि मदन भगत तो घर में शेर को बांधे हुए हैं। यह समाचार राजा ने सुना। राजा स्वयं भगत के घर पहुंचे और बोले, तुमने तो गजब का काम किया है। सचमुच हमारे राज्य में तुम्हारे जैसा वीर पुरुष कोई दूसरा नहीं है। आज तो तुम्हारा नाम शेरमार खां हो गया। राजा मदन भगत से अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने बहुत सी सोने की मोहरें मदन को दी तथा अपने साथ उसे राजभवन ले गए। राजभवन में मदन भगत का खूब स्वागत किया गया। राजा ने कहा, अब लड़ाई निश्चित है। सीमा पर दूसरे राजा की फौज खड़ी है। तुम्हारा ही आसरा है। तुम फौज में रहोगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम विजयी हो ही जाएंगे। मदन भगत ने समझ लिया कि अब बचना मुश्किल है। फिर भी उसने छाती फुलाते हुए कहा, लड़ाई जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। बस मेरे लिए एक विशेष प्रकार की पोशाक सिलवा दीजिए। राजा के आदेश पर मदन भगत के लिए विशेष पोशाक तैयार की गई। उसमें एक अंगर खां था जिसमें 15 किलो की रुई भरी थी। एक टोप था
जिसमें 5 किलो रुई भरी थी। एक चूड़ीदार पैजामा था जिसमें 10 किलो रुई भरी थी। यह पोशाक हथियारों के लिए अभेद्य कवच बन गई थी। मदन भगत इस पोशाक को पहनकर विचित्र सा मनुष्य दिखने लगा। ऐसा विचित्र योद्धा आज तक किसी ने नहीं देखा था। उसने घुड़साल से एक लंगड़ा घोड़ा सवारी के लिए चुना ताकि वह फौज में सबसे पीछे रहे, लेकिन यह घोड़ा लंगड़ा नहीं था। पांव उठे होने के कारण वह लंगड़ा सा दिख रहा था। इस घोड़े पर सवार होते समय मदन भगत ने सईस से कहा, तुम मुझे घोड़े पर रस्सियों से अच्छी तरह कस दो, क्योंकि युद्ध करते समय हमें होश नहीं रहता। मदन भगत को घोड़े के ऊपर अच्छी तरह से बांध दिया गया। जैसे ही उसने घोड़े को एड़ लगाई, घोड़ा हवा से बातें करता हुआ रण क्षेत्र में सबसे आगे पहुंच गया। अब उसकी हालत पतली हो गई। वह सोचने लगा कि घोड़े पर बंधे हैं, सो उतर भी नहीं सकते। ऊपर पेड़ की एक डाल लटक रही थी। उसने उस डाल को पकड़ लिया। डाल वृक्ष से टूटकर मदन भगत के हाथ में आ गई। जब दूसरे देश के राजा की सेना ने इस विचित्र योद्धा के विचित्र हरकत को देखा तो उसमें घबराहट फैल गई। सैनिक सोच लगे कि यह सामान्य मनुष्य नहीं है, यह कोई भूत पिशाच है। अगर इसने इससे युद्ध किया तो हम सारे के सारे मारे जाएंगे। ऐसा सोचते हुए सारे सैनिक सीमा छोड़कर भाग गए। मदन भगत की जय जयकार होने लगी। राजा ने जब सुना कि मदन भगत की विजय से उसकी सेना विजयी हुई तो राजा ने उसे दरबार में बुलाया और उसे विशेष सिंहासन पर बैठाकर अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। इस तरह मदन भगत के दिन फिर गए और वह प्रधानमंत्री बनकर सुख चैन से जिंदगी बिताने लगा। श्याम सुंदर दुबे।